तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर हिंदी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जो भी यहाँ पे हमने देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंतर्गत हम कुछ संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया हमने, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पार्ट वाइज पहले डिवाइड करेंगे कि पहले क्या करेंगे, पुस्तक एवं उसके लेखक, फिर इसके बाद भारतीय हिंदी योग से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाए हैं, इससे संबंधित क्या प्रश्न है, उसको एक बार हम यहाँ पे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सभी क्राइटेरिया से सभी सिलेबस के जो भी पार्ट हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सभी को हम यहाँ पे प्रश्नों को शामिल कर ले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं, आधा मिनट वेस्ट करने के बाद, कि भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, यानी भारतीय हिंदू युग में कौन सी पत्रिका निकली थी। तो आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, यानी कवि वचन सुधा जो है निकली थी, हिंदी प्रदीप के माध्यम से निकली थी, ठीक है। तो भारतीय हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है, कवि वचन सुधा, ये हिंदी प्रदीप के माध्यम से निकली थी। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, ठीक है। पत्रिकाओं से संबंधित यहाँ पे हम प्रश्न देख रहे हैं। तो तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम है अखिलेश, ठीक। वहीं अगला हम बात करें कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर जो है वो हमारी ब्रज भाषा की रचना है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो लिखने एवं बोलने में किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी जो है वो एज अ लैंग्वेज जो है उसको लिखने में भी प्रयोग किया जाता है और बोलने में भी प्रयोग किया जाता है। तो वो है मॉरिशस, ठीक है। और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है बहुतायत में, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप कि डेफिनेटली आप इसका आंसर देंगे। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा है, वो है परमाल रासो, जो कि आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, छठा नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, ये आपसे पूछा गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नामवर सिंह को मिला था। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के यानी इसमें जो है 8 कवि थे, जिनमें से एक सूरदास भी थे, ये आपको पता चलेगा। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। वहीं अगला हमारा है, इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भक्तिकालीन कवि नहीं है। सूरदास जितने दास हैं सब जो है भक्तिकालीन कवि हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये तीनों जो है वो भक्तिकालीन कवि है, जबकि बिहारी यहाँ पर भक्तिकालीन कवि नहीं है। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा अगला है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, ये है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो वो 5 बोलियां हैं। इनसे पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अप स्टॉक खोला है, अप्रॉक्सीमेटली 55 या 56 लोगों ने खोला है, लेकिन उनका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 99% जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है, ई साइन करने में, ठीक है। तो ई साइन क्या करना है, आपको गूगल से जा करके ई साइन करना है, तो वो वहाँ पर हो जाएगा। क्या करना है, डायरेक्टली आपको upstock.com डालना है, फिर आप स्टॉक का जो लिंक खोल के आएगा उसमें जो एक आता है, फिर ठीक है, उसमें क्या करना है, अपना नंबर डालना है। इसके बाद उसमें लिखेगा कंप्लीट प्रोसेस। कंप्लीट प्रोसेस के अंतर्गत जो ई साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा। इसके बाद 1 सेकंड का काम है, ठीक है, 1 मिनट का काम है, वो हो जाएगा प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद क्या होगा, इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जो जितने भी PDF है अभी भी यहाँ पे सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 1-2 दिन बचा है आपके पास, पूरा का पूरा उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। फ्रीली सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो संयुक्त काल जो है ये काल विभाजन नहीं है, जबकि भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सभी काल विभाजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वो कृति थी चिदाम्बरा, ठीक है, चिदाम्बरा थी, इसी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्या है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो
आदिकाल की रचना के अंतर्गत आती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना के अंतर्गत आती है। वहीं उसी प्रकार से हमारा अगला है कि दिए गए विकल्पों में से निगूढ़ भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? देखिए, निगूढ़ आपसे पूछा है, निर्गुण, ठीक है, एक सगुण होते हैं, ठीक है, जो ईश्वर के सार्थक रूप का जो है पूजा करते हैं, पूजा पाठ निर्गुण होता है, ठीक है। निर्गुण में क्या होता है? निर्गुण के अंतर्गत कबीरदास आते हैं, ठीक है। एक सगुण और एक निर्गुण होते हैं, आपको पता ही होगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसका नाम भारतवर्ष के लिए सुझाया था, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न हमारा कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला है कि ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वहीं उसी प्रकार से बात किया जाए कि भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? भारोपीय शब्द जो है वो हिंदी भाषा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये हिंदी भाषा से संबंधित है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये है पाली। पाली क्या है? कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ठीक है। अपभ्रंश और आहट में अंतर क्या होता है, यह अगर आपको पता है तो आप बताइएगा डेफिनेटली। मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? देखिए, मराठी भाषा किस में लिखी गई है? देवनागरी में लिखी गई है। उर्दू भी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, जबकि पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी गई है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है कई बार इससे भी पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न है 22 नंबर की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है? तो इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। वहीं अगर बात किया जाए कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था? तो हिंदी भाषा जो है वो जन्मी किससे है? तो ये अपभ्रंश से जन्मी है, ठीक है। वैदिक संस्कृत, पाली संस्कृत, लौकिक संस्कृत से नहीं जन्मी है। इसके ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा यानी काव्य के रूप में जिन भाषा का उपयोग होता है, काव्य मतलब जिस भाषा का प्रयोग जो है कविता लिखने में, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग होता है, तो वो है ब्रज भाषा, ठीक। काव्य भाषा के रूप में अगर पूछा जाए तो ब्रज भाषा। इसी प्रकार से भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? देखिए, काव्य भाषा में जो है अवधि भी जो है इसमें भी कविताएं लिखी गई है, तुलसीदास, लेकिन यहाँ पे पूछा गया काव्य भाषा अगर पूछा जाए तो वो ब्रज भाषा ही होगी, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वहीं भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तो भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा के अंतर्गत माना जाता है। राजभाषा मतलब कि जो राजकाज होगा, ठीक है, जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो राजभाषा उसी के अंतर्गत होंगे, यानी हिंदी के माध्यम से ही होंगे। वही हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी तो है सर्वाधिक भारत में ही, क्योंकि भारत की राजभाषा है, तो ये यहीं पर बोली जाती है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई भाषाएं हैं, जबकि मान्यता जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता दी गई है। 14 सितंबर को आपको पता ही होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने की जो है निर्णय लिया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, बनाया गया था। वहीं अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? तो पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? दुहाड़ी, ठीक है, दुहाड़ी। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा आती है? तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी और ये सभी। तो ये सभी जो भाषाएं हैं वो क्या आती हैं? ये हिंदी के अंतर्गत बोलियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, बोलियाँ भाषा हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है। तो 343 से 351 के बीच में, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है, इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
वहीं अगला प्रश्न जो कि हमने डिस्कशन कर लिया है पहले ही कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भाषाएं शामिल की गई है वो 22 भाषाएं शामिल की गई है। इन चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगला हमारा है 35 नंबर कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पोर्ट ऑफ स्पेन यानी ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में हुआ था। ठीक है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था, तो पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजन हुआ था इसका। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है कि ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न चरित्र क्या है कि प्रद्युम्न चरित्र ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों जो है भाषाएं पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती हैं, जबकि बघेली ये नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि हिंदी की जितनी बोलियां हैं उसके वर्गीकरण का आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, हिंदी की जितनी बोलियां हैं उसके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है, तो ये है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी जो छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से बात किया जाए 39 नंबर कि ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। वहीं अगला प्रश्न है कि मगही कौन सी उपभाषा की बोली है। मगही बिहारी। ठीक है, मगही जो है वो बिहारी की उपभाषा है। आपको बताना है कि बिहारी के अंतर्गत बिहारी की कितनी उपभाषाएं हैं। ठीक है, मैथिली किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, मैथिली आपको बताना है, मैथिली और मगही। ठीक है, ये बिहारी के अंतर्गत ही आती हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि पुरानी बांग्ला को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पुरानी बांग्ला को ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरानी बांग्ला को ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। वहीं संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निदेश का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी के विकास के लिए निदेश का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 351 के तहत। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर अर्थात भारत में हुआ था। वहीं उसी तरीके से बात किया जाए कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पोर्ट लुई अर्थात मॉरिशस में हुआ था। वहीं अगर बात किया जाए कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। बात किया जाए कि चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। पोर्ट लुई में मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस आप यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पारामारिबो अर्थात सूरीनामा में हुआ था। सूरीनामा में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। वहीं 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। वहीं बात की जाए कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन लंदन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो लंदन में हुआ था। इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्यों को समझने का प्रयास करें तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं कौन कौन से। अस्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। इस तरीके से आपसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रस इनमें से कौन सा रस का अंग है और कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों जो है वो चारों जो हैं वो रस के अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम रस के अंगों के बारे में जानते हैं और सबसे पहले हम अस्थायी भाव की शुरुआत करके सभी के बारे में विस्तृत से जानेंगे। अस्थायी भाव क्या है। अस्थायी भाव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रधान या भाव जब तक कि काव्य समाप्त नहीं होता है वह अपनी प्रधानता बनाए रखता है। ठीक है, ये क्या होता है अस्थायी भाव आखिरी तक लास्ट में जो है रहता है। अगला वहीं अगर देखा जाए विभाव क्या होता है। तो विभाव क्या होता है कि रसों को जगाने या उदित करने वाला कारण ही विभाव कहलाता है। विभाव क्या है 3 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस की 9 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं। पहला है हमारा श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, 5वां है रौद्र रस, 6ठा है भयानक रस, 7वां है विभत्स रस, 8वां है अद्भुत रस, 9वां है भक्ति रस। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। वहीं कुछ विलोम शब्दों को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विलोम शब्द क्या हैं। जैसे अनुग्रह का क्या हो जाएगा विलोम शब्द विग्रह, अपमान का सम्मान हो जाएगा,
अरुचि का क्या हो जाएगा, रुचि हो जाएगा। अवार्चीन क्या हो जाएगा, प्राचीन। ठीक, इसी तरीके से अवनति का हो जाएगा उन्नति। ठीक, अनुपस्थित का उपस्थित, अमृत का विष, अथ का इति। ठीक, अथ का इति। अंधकार का प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग मतलब प्रेम, विराग मतलब द्वेष, अनुज मतलब ठीक है छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, अधिक न्यून। ठीक, अर्थ अनर्थ, अपेक्षा उपेक्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्प का अधिक, अनिवार्य का वैकल्पिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनिवार्य। ठीक, अगम का सुगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिमान का नम्रता या विनम्रता, अदोष का सदोष, अनाथ का सनाथ। इस तरीके से याद कर सकते हैं। वहीं अनुरक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुरक्ति का विरक्ति, अराग का सुराग, अस्वस्थ का स्वस्थ, अगला का पिछला, अवनि का अंबर। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं अनाहुत का आहूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाहुत का आहूत, अतुकांत का तुकांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अत्यधिक का अत्यल्प, अध का ऊपरी, अधुना अधुनातन का पुरातन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधुनातन का पुरातन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुग्रह का विग्रह, अर्पित का गृहित, अर्जन का वर्जन, अपेक्षा का उपेक्षा, अधम का उत्तम। वहीं अंगीकार का अस्वीकार, अज्ञ का विज्ञ, अघ का अनघ, अकाल का सुकाल, अर्थी का प्रत्यर्थी, अनैक्स का ऐक्य, अनैक्य का ऐक्य, अंत का अनंत, अचर का चर, अवार्चिन का प्राचीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवर का प्रवर, अकाम का सुकाम, अंतरंग का बहिरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरंग का बहिरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्पण का ग्रहण, उन्नति का अवनति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवनति का उन्नति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति का अल्प, अनेकता का एकता, अनित्य का नित्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनित्य का नित्य, अतल का वितल, बुरा का अच्छा, अच्छा का बुरा, अजीब का साधारण, अनुमति देना, मना करना, अमावस्या पूर्णिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमावस्या पूर्णिमा, अस्त का उदय, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुरक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुरक्ति का विरक्ति, अमर का मर्त्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमर का मर्त्य, अग्नि का जल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अग्नि का जल, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अधिकारी का अनाधिकारी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्रु का हास, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अग्र का पश्च। उसी तरीके से अपमान का सम्मान, अथ का इति, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अपना का पराया, अनेक का एक, अवनत का उन्नत, अजेय का जे, अदेय का दे और अतिथि का अतिथेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अतिथि का अतिथेय, आदर का अनादर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयात का निर्यात, आशा का निराशा, आग्राही का दुराग्राही और आतुर का अनातुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आतुर का अनातुर। वहीं आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा और आधार का निराधार हो जाएगा और आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा और आभ्यंतर का बाय हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आभ्यंतर का बाय हो जाएगा। आगम का लोप हो जाएगा, आगामी का विगत हो जाएगा, आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीत चुका, आदिष्ट का निषिद्ध हो जाएगा, आलोक का अंधकार हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदि का अंत हो जाएगा, आगामी का गत हो जाएगा। वहीं इस तरीके से बात की जाए, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, आदि का अनादि और आश्रित का निराश्रित हो जाएगा। बात की जाए कि आगत का अनागत हो जाएगा, आश्रित का निराश्रित हो जाएगा, आरोह का अवरोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवृत का अनावृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकाश का पाताल, आवृत का अनावृत और आरोह का अवरोह। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। बात किया जाए आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा, आधार का आधेय हो जाएगा, आसक्त का अनासक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसक्त का अनासक्त, अभ्यंतर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको रट लीजिएगा क्योंकि वो पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। आदत का प्रदत्त हो जाएगा, आना का जाना हो जाएगा, आहन का विसर्जन हो जाएगा और आदान का प्रदान हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि आलस्य का स्फूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आस्था का अनास्था, आकुंचन का प्रसारण, आकर्षण का विकर्षण, आदर्श का यथार्थ हो जाएगा और आहार का निराहार हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, आमिष का निरामिष हो जाएगा, आगामी का विगत हो जाएगा, आचार का अनाचार हो जाएगा।
आत्मा का परमात्मा हो जाएगा, आर्ध का शुष्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्ध का शुष्क हो जाएगा, आज़ादी का गुलामी हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, और अंत का आदि हो जाएगा, आदान का प्रदान हो जाएगा, आरंभ का अंत, और आय का व्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से आलस्य की स्फूर्ति आदर्श का यथार्थ हो जाएगा, और आकाश का पाताल उल्टा, और आशा का निराशा, आदान का प्रदान, आयात का निर्यात, इच्छा के अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इष्ट का अनिष्ट, ईशत का आलम, इकट्ठा का अलग, ईश का अनीस, ईद का मुहर्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईश्वर का अनिश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इच्छित का अनिच्छित, इहलोक का परलोक। इति का हो जाएगा अथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इति का अथ, इसका का उसका, अपकार उपकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपकार उपकार, उदात्त का अनुदात्त, उदात्त का अनुदात्त, उधार का नगद, उन्नति का अवनति, और उद्घाटन का समापन हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि उन्मीलन का निमीलन, और उत्तरायण का दक्षिणायन, ऊर्ध्व का निम्न, और ऊर्ध्व का अधो भी होता है। उऋण का ऋण हो जाएगा, उदयाचल का अस्तांचल हो जाएगा, उन्मुख का विमुख हो जाएगा, निरुद्धम का हो जाएगा उद्दम। वहीं उद्धत का हो जाएगा विनीत, उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित, ऊपर का हो जाएगा नीचे, उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। वहीं उदय का अस्त, उच्च का निम्न, उत्साह का निरुत्साह, उचित का अनुचित, और उपचार का अपचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उधम का विनय, उपसर्ग का प्रत्यय, और ऊर्ध्वगामी का अधोगामी हो जाएगा। ऊंच का नीच हो जाएगा, उग्र का सौम्य हो जाएगा, उपाय का निरुपाय हो जाएगा, उपमा का अनुपमा हो जाएगा, और उत्थान का पतन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए उपयोग का दुरुपयोग, उत्कर्ष का अपकर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तर का दक्षिण, और उत्कृष्ट का निकृष्ट, और उत्तम का अधम हो जाएगा। वहीं उर्वर का बंजर हो जाएगा, उद्यमी का आलसी हो जाएगा, एक का अनेक हो जाएगा, एकमुखी का बहुमुखी हो जाएगा, एकता अनेकता हो जाएगा, एकल का बहुल या फिर समूह हो जाएगा, और एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा, एकांगी का अनेकांगी हो जाएगा। एक पक्षी जो है वो बहुपक्षी हो जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा, अन्य मनस्क, और एकाग्र का चंचल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकाग्र का चंचल। एकार्थ का अनेकार्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकार्थ का अनेकार्थ हो जाएगा। एकेश्वरवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुदेववाद, और एड़ी का चोटी हो जाएगा। एक का अनेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक का अनेक, ऐच्छिक का अनैच्छिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। वहीं ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक, और औचित्य का हो जाएगा अनौचित्य, और औपचारिक का हो जाएगा अनौपचारिक, और औपचारिकता का हो जाएगा अनौपचारिकता। वहीं ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, और औपन्यासिक का हो जाएगा अनौपन्यासिक, और ऋजु का वक्र हो जाएगा, और ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों क्या करूँगा, जब आप वहाँ पे आप स्टॉक पर जब बना लेंगे, ठीक है, उसका क्या कर लीजिएगा, आप हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे ई साइन क्या करना है, आपको गूगल पर जाकर ई साइन कर देना है। इसके बाद मैं सारी PDF, ये सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसको आप पढ़ के जाइएगा, डोंट वरी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। या फिर अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। काट्य का काट्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काल का काल भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। कुटिल का सरल यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर बात की जाए, कुशल का अकुशल हो जाएगा, कृतज्ञता का अकृतज्ञता, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत हमने देखा है। और क्रमिक का अक्रमिक हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खरीदना का बेचना हो जाएगा, आपने ध्यान ही दिया होगा। और जो इम्पॉर्टेंट है, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी PDF आपको जब बनाएंगे आप वहाँ पे, गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। घटती का बढ़ती, ठीक है। घात का प्रतिघात हो जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। चंचल का अचंचल हो जाएगा, चरित्रवान का चरित्रहीन हो जाएगा, ठीक है। चिंत्य का अचिंत्य हो जाएगा, याद रख सकते हैं आपको यहाँ पे। छाह का धूप हो जाएगा, और जंगल का अस्थावर हो जाएगा, जड़ता का, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। जबकि जाति का विजाति हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जे का जे हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इस तरीके से याद कर सकते हैं। वहीं तप्त का शीतल हो जाएगा, तर्क का वितर्क हो जाएगा, ताप का शीत हो जाएगा, तीव्र का मंद हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। दक्ष का अदक्ष हो जाएगा, दमनीय का अदमनीय हो जाएगा, और दलित का अदलित हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको PDF मिल जाएगा जब आप वहाँ पे आप स्टॉक क्लियर करेंगे, ठीक है।
दूरदर्शी का अदूरदर्शी, देखिए यहाँ पे बुरा मत मानिए करिए, जो हमारी टीम है अपनी तरफ से करती है, ठीक है। नेगेटिव कमेंट से बचा कीजिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं क्लियरली बताना चाहूँगा। दृष्टि का विनम्र होना चाहिएगा। जब पॉजिटिविटी आप लेकर पढ़ेंगे सामने वाले को, जब कुछ समझेंगे तभी चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जब आपका खुद का ईगो जब आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ करता है, सामने वाला कुछ दे रहा है और कुछ कह रहा है, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ से आपकी भी मदद की जाएगी। निर्बल का सबल हो जाएगा, निर्लज का सलज्ज हो जाएगा, निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। बाकी नैसर्गिक का नैसर्गिक हो जाएगा, न्यूनतम का अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अलंकार से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए पहले आप क्या कर लीजिए कि अलंकारों की जो परिभाषा होती है इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी अलंकार में परिभाषा नहीं बताने वाला, बेसिक चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए कनक कनक तैसय गुनी, मादकताधिकाय, वाह खाए बौराय जग, वाह या पावर बौराय, ठीक है। तो इसका जो सिंपल परिभाषा हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। कनक कनक यहाँ पर दो अर्थ है, एक धतूरा है, ठीक है, एक सोना है, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब एक ही शब्द एक वाक्य में एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ लेकिन अलग अलग हो तो उन्हें क्या होता है, उसमें यमक अलंकार होता है। मैं अगला प्रश्न हमारा है कि जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ संदेह अलंकार है, कि सारी नारी बीची का सारी है, कि सारी ही किनारी है, कि सारी ही किनारी है, कि नारी ही की सारी है। इस तरीके से आपने याद रखा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगला दिया है कि दिव सावसान का समय मेघ समय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये जो है मानवीकरण। यहाँ पर क्या हो गया कि किस तरीके से जो है एक जो संध्या की जो किरण बता रहा है उसको एक मानवीकरण, यानी उसको मानव करके किस तरीके से धीरे धीरे उतर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर मानवीकरण हो जाएगा। तीन, यहाँ पे अगला है हमारा, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। वहीं अगला है कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे, बढ़े अधोरो होए में श्लेष अलंकार है, ठीक है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे, बढ़े अधारो लगे। वहीं संदेशनी मधुबन कूप भरे हुए कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति। संदेशन मधुबन कूप भरे, मतलब संदेश में जो उसने कुआं भर दिया है, तो ये बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही है। यहाँ पे देखिए अलग में जो है ताता की जो है बार बार जो है रिपीट हुआ है कि तरण तनुजा तट तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है, ताता की कई बार आवृत्ति हुई है, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक। आपको पता होगा जब एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है एक वाक्य में तो उसे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। अगला है कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकाले। यहाँ पर पापी मनुष्य भी है और राम नाम भी निकाल रहे, तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास यहाँ पर है, ठीक है, अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर सी चल गई के समान, ठीक है। तो यहाँ पे समानता व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ठीक है। जब उपमे में उपमान का संभावना व्यक्त की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। जब उपमे को उपमान मान लिया जाता है तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उपमे में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, जैसे राम के चरण क्या है, कमल हैं, ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। राम के चरण जो है कमल के समान है, तो यहाँ पर उपमेय अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। सुवर्ण को खोजता फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर सुवर्ण एक शब्द है जबकि इसका अर्थ क्या है, कई बार है, ठीक है। सुवर्ण को खोजता फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि मतलब सुवर्ण का अर्थ यहाँ पे कब निकालता है, सुंदर अक्षर, ठीक है। व्यभिचारी मतलब क्या होता है, सोना गंठी, ठीक है। व्यभिचारी मतलब क्या होता है कि सुंदर शकल, ठीक है, सुंदर शकल। और चोर मतलब क्या होता है, सुवर्ण का मतलब क्या होता है, उसके लिए सोना गंठी हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं अलग है कि सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंगी झीनो पा कहिए सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है, तो ये यमक अलंकार है। इसी तरीके से बढ़त, ठीक है, अनेक प्रकार के जो अलंकार है इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो नवल सुंदर उल्लेख अलंकार। बाकी ये इंपॉर्टेंट थे, बाकी अलंकार पूछे नहीं जाते थे। जो अलंकार हमने देख लिया है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार, यही अलंकार पूछे जाते हैं। बाकी अलंकार आपको यहाँ पे नहीं बताए जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, बहुत सारे हैं अभी, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट जो थे हमने यहाँ पे डिस्कशन करा दिया है। एक पार्ट हम यहाँ पे और बनाएंगे जिसका डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा, ठीक है। इसका मैं एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा जिसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकेंगे। डेफिनेटली आप स्टॉक को खोलिएगा, देखिए बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा निगेटिविटी से बचिएगा। क्या चीज़ें हैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे, गूगल से जाकर आपको ओपन करना है, क्या करना है आपको,
जैसे कि हमने आप स्टॉक पर जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद क्या होता है, इस तरीके से आपको सामने जो है खुल के आएगा, इस तरीके से आपके सामने खुल कर आएगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, डेफिनेटली आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग पर क्लिक करेंगे, नहीं सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। कहाँ पर, ये थ्री डॉट जो आपको दिख रहा है उसी पर आपको क्लिक करना है। तो डेफिनेटली आपको इस पर क्लिक करना है। फिर क्या करना है, आपको साइन इन के यहाँ पे का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, साइन इन पर, डेफिनेटली साइन इन पर क्लिक करना है। तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर पहले आप डालेंगे, इसके बाद आपको पिन डालना है फिर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि मैं पिन डाल लेता हूँ, जो भी मेरा पिन था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने ये पिन डाला था। अगर आपने पिन भूल गए तो फॉरवर्ड पिन पर आप क्लिक करके पिन भी प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर फॉरवर्ड पिन का ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डेस्कटॉप खुल के सामने आ जाएगा। आपको क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको एक कोने में कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ई साइन वाला आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपने कंप्लीट नहीं किया था। इसके बाद उस पर क्या करना है, उस पर आप क्लिक करना है और क्या करना है, बेकायदा आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, OTP डालना है, बाकी आपको यू हैव सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्रीन टिक आएगा, ग्रीन टिक आएगा, उस पर लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है। इसके बाद स्क्रूटनी के लिए भेजा जाएगा और आपका जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। बस वही आपको सक्सेसफुली वाला क्लिक करके भेज देना है, बाकी हमारे पास भी डिटेल्स आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा PDF प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, बाकी आप यहाँ पे खुद से सर्च करके ये चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।